हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया हुआ है तो आप उस पर मैक्सिमम कितना टैक्स बचा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई लैंड और बिल्डिंग, यानी कि आपने लैंड खरीदा, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा लिया, या कोई अपार्टमेंट, फ्लैट, विला, कोठी, ठीक है, और आपने इस प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स या 2 साल से भी ज़्यादा आपने होल्ड किया था और आपने उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने इसे सेल आउट कर दिया है। तो इनकम टैक्स के अनुसार प्रॉपर्टी पे किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है सिंपल की प्रॉफिट। आपने प्रॉपर्टी को खरीदा और उसको आपने बेचा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट कहते हैं या फिर लॉस कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी आपने बेचा तो आपको केवल गेन ही होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो जब लॉस होगा तो आपको वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जब प्रॉफिट होती है तो यहाँ पर फिर टैक्स रिबेट, टैक्स के एग्जेम्पशंस, टैक्स कैसे सेव किया जाए, ये सारे सवाल टैक्स पेयर के माइंड में आते हैं, जिसको कि आज हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के केस में निकालने के लिए हमें चाहिए नेट सेल वैल्यू और दूसरा चाहिए परचेस कॉस्ट। अब नेट सेल वैल्यू निकालने के लिए आपको जो प्राइस आप कस्टमर से ले रहे हैं प्रॉपर्टी सेल करने पे, यानी कि उसकी सेल वैल्यू, उसमें से ब्रोकरेज या कमीशन जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं, ऑब्वियसली जब प्रॉपर्टी को बेचना होता है तो दोस्तों कोई कमीशन एजेंट हो गई, कोई ब्रोकरेज कंपनी हो गई, जिसको कि हम हायर करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी सेल होती है। तो इनको जो भी खर्चे हो तो उसको आपको माइनस कर देना है, तो ये कैलकुलेट हो जाता है नेट सेल वैल्यू, और इसमें से परचेस कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेल वैल्यू है, इसको भी इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार सिर्फ जो कस्टमर से हम ले रहे हैं केवल वही वैल्यू हमें नहीं लेनी है। इसके लिए कंपैरिजन किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो एक्चुअल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसी को क्या माना जाता है? सेल वैल्यू माना जाता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसपे कि स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है, मतलब रजिस्ट्री के टाइम पे जो पेपर में वैल्यू मेंशन होती है उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, वो वैल्यू यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे ये होता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेना है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने 10% का आपको रियायत दिया है। मतलब सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, 70 लाख रुपीस की सेल वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 77 लाख रुपीस की आ रही है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 लाख का, यानी कि 10% जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है इसका 10% तक यदि हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है, जो हमारा एक्चुअल सेल वैल्यू, उसको हम कंसीडर करेंगे सेल वैल्यू की तरह। यहाँ पे 65 लाख है, यहाँ पे 75 लाख होगा, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो ऐसे केस में क्या होगा? सेल वैल्यू 75 लाख का काउंट करेंगे। तो 10% की मार्जिन, 10% की डिफरेंस यहाँ पर अलाउ की गई है। अब यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट ऑफ परचेस में आप क्या क्या लेंगे? तो जैसे जो एक्चुअल परचेस कॉस्ट जो कि आपने जब प्रॉपर्टी को खरीदा था उस समय जो आपने पे किया, उस टाइम पे आपने कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री के टाइम पे क्या फीस दिया आपने, लॉयर की क्या फीस थी, ब्रोकरेज कमीशन, जो भी कुछ भी यहाँ पे खर्चे हुए हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ परचेस में आ जाते हैं। तो जब आप इस कॉस्ट ऑफ परचेस को सेल में से माइनस करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बजट 2024 में चेंज किया गया, जो कि 23 जुलाई 2024 को आया था, और हम इस वीडियो में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का ही कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसलिए बजट को यहाँ पे ध्यान में रख करके कैलकुलेशन जरूरी है करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 23 जुलाई 2024 के पहले यदि आपने कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाई किया और आपने सेल किया, तो उस टाइम पे कैसे कैलकुलेशन होता था? मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी अप्रैल मंथ में आपने सेल आउट किया या फिर मई में आपने सेल आउट किया होगा 2024 में, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस रूल के अनुसार होगी। मतलब कि सेल वैल्यू में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। उस टाइम पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिल रही थी, ये जो भी कॉस्ट होता है इस पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट जब मिलती है तो ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए दोनों का डिफरेंस आता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस टाइम में 20% के रेट से आपको पे करना होता था। तो यदि ये सिनारी होगी तो आपको 20% के रेट से टैक्स देना है। लेकिन दोस्तों बजट के बाद यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया कि यदि आप 23 जुलाई के बाद कोई प्रॉपर्टी को आप सेल आउट करते हैं, उस केस में आपकी प्रॉपर्टी की जो बाइंग डेट है
जब कब आपने प्रॉपर्टी खरीदा था वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कि 23 जुलाई की पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब 2020 में, 2021 में, 2022 में, ठीक है, खरीदी थी, तो उनको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया कि भाई आप क्या करिए, ठीक है, आप 23 जुलाई के बाद सेल आउट कर रहे हैं, आप क्या करिए, सेल में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करिए, 20% के रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। और दूसरा है कि सेल में से आप सिर्फ कॉस्ट को माइनस करिए और 12.5% के रेट से कैलकुलेशन करिए। क्योंकि दोस्तों बजट के बाद इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे और रेट को भी यहाँ पे कम कर दिया गया। तो इन दोनों में से जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जिन्होंने कि 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद उन्होंने बेचा है, उन लोगों को सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 12.5% के रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी थी जो कि 2005-06 में आपने खरीदा था 45 लाख रुपीज़ को और आपने उसको 2024 में सेल आउट किया। मान लीजिए 20 जुलाई को आपने सेल आउट किया 3 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, 23 जुलाई की पहले प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1.4 करोड़ क्या आया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 1.6 करोड़। तो यहाँ पे 20% के रेट से 32 लाख रुपए का टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने इसी प्रॉपर्टी को 24 जुलाई को आपने लेट सपोज सेल किया, ठीक है, यानी बजट के बाद, तो उस केस में दो सिनारियो हैं आपके पास, ऑप्शन है। पहला सिनारियो क्या है कि यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मिलेगा, यानी कि यही कॉस्ट आपको लेनी है, तो 45 लाख कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2.55 करोड़ रुपीस आया, तो इस पे 12.5% के रेट से टैक्स आया 31,87,500 रुपीज़। और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि भाई आप क्या करिए, इंडेक्सेशन का भी आप ले लीजिए। तो इंडेक्सेशन हमने लिया तो यहाँ पे 32 लाख का कैपिटल गेन आया। तो दोनों को जब कंपैरिजन आप करेंगे, जो प्रॉफिटेबल है उसके अनुसार आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो दोस्तों 24 जुलाई के बाद जो लोग प्रॉपर्टी मान लीजिए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए इंडेक्सेशन की बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं कि यदि ये टैक्स आपके कैलकुलेट हो रहे हैं तो कैसे आप इसको बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने 24 महीने के बाद सेल आउट किया। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी 12 मार्च 2022 को आपने बाई किया था और उसको आपने 3 अगस्त 2024 को आपने बेच दिया, यानी बजट के बाद आपने सेल आउट किया। 70 लाख रुपीस उसकी एक्चुअल वैल्यू थी जो कि आपने कस्टमर को से चार्ज किया था, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 77 लाख की थी। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कि हमें 70 लाख सेल वैल्यू लेनी है, बाई वैल्यू 40 लाख रुपीस की है, तो आपका कैपिटल गेन कितना आ गया, 30 लाख रुपीस आया, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे दोस्तों टीडीएस तो कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल वैल्यू है 50 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, इसलिए 70,000 रुपीज़ जो बायर है वो टीडीएस आपका डिडक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको ये 30 लाख रुपए पे टैक्स बचाना है, आप नहीं चाहते हैं कि 30 लाख पे कोई भी टैक्स हमें पे करना पड़े, तो दोस्तों इनकम टैक्स में सेक्शन 54 और सेक्शन 54 ईसी 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें कि आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हैं। सेक्शन 54 क्या कहता है, ये कहता है कि आप जिस डेट को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उस डेट के 1 साल पहले, ठीक है, मान लीजिए 3 अगस्त 2024 को आपने प्रॉपर्टी बेचा, तो उसके 1 साल पहले यानी कि 3 अगस्त 2023 तक, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी बाई कर ली है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बाई की हुई है, या फिर इस डेट से आगे 2 साल के अंदर, यानी कि 3 अगस्त 2026 के अंदर यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई कर ली। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई नहीं की हुई है, आप उसको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपने पैसा यूटिलाइज किया हुआ है, तो 3 साल में आपका कंस्ट्रक्शन भी हो जाना चाहिए, यानी कि इस डेट से 3 साल के अंदर। तो 3 अगस्त 2027 तक आप कंस्ट्रक्शन यदि करा लेते हैं तो आपका जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि आपने न्यू प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की आपने खरीद ली, ठीक है, या फिर आपने उसको कंस्ट्रक्ट करा लिया, तो ऐसे केस में क्या है कि आपका कैपिटल गेन 30 लाख रुपए का हुआ था और आपकी प्रॉपर्टी पे खर्चा कितना हुआ, 50 लाख हुआ। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों सेकेंड एग्जांपल है, आपने 12 अक्टूबर 22 को आपने परचेस किया था, इसके बाद 10 दिसंबर 2024 को सेल किया। एक्चुअल वैल्यू 65 लाख की है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75 लाख की है, दोनों में 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए सेल वैल्यू 75 लाख लेंगे। बाई वैल्यू 35 लाख रुपए की है और यहाँ पे कैपिटल गेन आया 40 लाख रुपीज़ का, TDS कटा 75,000 रुपए का और न्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने 35 लाख रुपए का खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कैपिटल गेन ज्यादा है और न्यू प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम है तो उस केस में सेक्शन 54 में आप सिर्फ न्यू प्रॉपर्टी पे जो आपने खर्च किया है वही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 35 लाख रुपए पे ही एग्जेम्पशन मिलेगा। जो रिमेनिंग दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस होगा, कैपिटल गेन और न्यू प्रॉपर्टी, यानी 5 लाख का डिफरेंस हो रहा है, तो ये कैपिटल गेन आपका यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए इस पे आपको 12.5% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपने 15 जनवरी 23 को खरीदा, इसके बाद 2025 में आपने सेल किया, 55 लाख रुपए की वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए की, 55 लाख रुपए यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे सेल वैल्यू, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑलरेडी कम है तो यहाँ पे जो दोनों में से हायर होगा। बाई वैल्यू 20 लाख रुपीस की, 35 लाख का कैपिटल गेन आ गया और यहाँ पे TDS कटा 55,000 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपने कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं खरीदा, ना ही आपने कंस्ट्रक्शन का कोई प्लानिंग किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 EC ये कहता है कि जिस डेट को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसके 6 मंथ के अंदर आप यदि उस पैसे को यानी कैपिटल गेन को यदि आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बॉन्ड, NHAI का बॉन्ड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड में यदि आपने पैसा लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि आपने इस पैसे को बॉन्ड में डाल दिया 35 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिल गया और यहाँ पे टैक्स क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिनारियो यहाँ पे 2016 में आपने खरीदा, 2025 में आपने बेचा, 80 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है, 60 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी है तो यहाँ पे 80 लाख रुपीस आपकी सेल वैल्यू काउंट होगी, 25 लाख रुपए की बाई वैल्यू आ रही है और कैपिटल गेन 55 लाख रुपए का है। और दोस्तों यहाँ पे TDS आपका 80,000 रुपीज कट जाएगा और यहाँ पर भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ना तो आपने खरीदा, ना तो कोई खरीदने की प्लानिंग आपकी है, ना ही कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप 54 EC में इसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक। 55 लाख की कैपिटल गेन आई थी और आपको सेक्शन 54 इसमें 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया, तो रिमेनिंग जो 5 लाख रुपीस आपका बचेगा उस पर आपको गवर्नमेंट को 12.5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अब कुछ लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए दोस्तों, ना ही उन्होंने कोई न्यू प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में भी अभी टाइम है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी देखी हुई है कि ठीक है हम अगले 1 साल में रजिस्ट्री कराएंगे या फिर कंस्ट्रक्शन कराएंगे, तो आप इस कैपिटल गेन टैक्स को फाइनेंशियल ईयर में कैसे सेव करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इसका रूल ये कहता है कि आप ITR फाइल करने के डेट तक, उसके पहले आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में यदि इस पैसे को आप डाल देते हैं तो आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको यूटिलाइज करना है, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। यदि आप नहीं करेंगे तो ये 3 साल तक का टाइम मिलता है, उसके बाद आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।